लिमिटेड पीरियड टेनेंसी प्री में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है। पिछली बार नहीं, इससे पिछली बार जो राजस्थान का पेपर आया था उसमें मेंस में क्वेश्चन था ये लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाइए, छोटा सा टॉपिक है इंक्रीज ऑफ रेंट। रेंट कितना इंक्रीज हो सकता है। एविक्शन ऑफ टेनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से ऑर्डर राइटिंग आने के चांसेस हैं कि भाई किराएदार को कब निकाला जा सकता है, किन किन ग्राउंड में निकाला जा सकता है। वो इमीडिएट पोजेशन, ये क्या है। देखिए ऐसा है, यहां पर जब हम कहानी बोलते हैं ना भी किराएदार को निकाला जा सकता है, तब हम उसमें एक बात बोलते हैं कि भाई किराएदार को निकाला तो जा सकता है, फिर भी किराएदार को 3 महीने का समय मिलेगा या 6 महीने का, वो अपने डिटेल में पढ़ लें कब 3 है कब 6 है। यहां बोलता है भाई किराएदार को तुरंत निकाला जाएगा, हालांकि यहां भी तुरंत का मतलब यही है कि 3 महीने का समय मिलेगा, पर कहानी यहां पर क्या है, यहां पर ग्राउंड्स अलग है। ये जो अपने टॉपिक पढ़ेंगे इमीडिएट रिकवरी का या इमीडिएट पोजेशन, अपना कब्जा वापस लेने का, ये हर किसी को अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही स्पेशल तरह के लोग हैं जिनको अवेलेबल है, हर नॉर्मल लैंडलॉर्ड को या भूमि स्वामी को ये अवेलेबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। फिर अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे, ये सारा जो अपने पढ़ेंगे ये सारा, मान लीजिए ये सेक्शन 8 है, सेक्शन 6 और 7 है, सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 है। ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये सारा का सारा एरिया चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में आता है। फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो पूरी कहानी है ना 6 से लेकर 10 तक, ये कब नहीं लगती। When not apply सेक्शन 6 to 10, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन बोल दो या कौन कौन सी ऐसी प्रीमाइसेस, परिसर बोल दो जिनको ये नहीं लगता। अब ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत इजी है, ये टॉपिक भी बहुत इजी है। 1 2 3, इन तीनों की ट्रिक्स है। इन तीनों टॉपिक को करने से पहले ट्रिक्स को याद कर लेना, आपको टॉपिक बहुत इजी लगेगा। और अगर आपको ये है कि नहीं हम तो इसमें कुछ और ही कर लेंगे, बिना ट्रिक्स के याद कर लोगे, मौके पे याद हो जाएगा, पर हर दूसरे तीसरे दिन बाद भूल जाओगे, फिर कुछ ना कुछ करके इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं। तो अपने आज के टॉपिक जो है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्री मेंस दोनों में। इंक्रीज ऑफ रेंट भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि यहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता। एविक्शन ऑफ टेनेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री मेंस दोनों में। इमीडिएट पोजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस दोनों में। व्हेन ये सेक्शन 6 से 10 जिसको अपने बोलते हैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कब नहीं लगता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए अपने सबसे पहले ट्रिक्स पे। अब मैंने ये ट्रिक यहाँ इसलिए पहले लिख दी है कि आप जब ये सेक्शन, मतलब आज का जो क्लास का जितना भी टॉपिक है, जब आप इसको पढ़ोगे ना, तब पहले ये ट्रिक्स याद करोगे। जब तक आपको ट्रिक नहीं याद होगी आप आगे नहीं जाओगे, क्योंकि अगर आपको ट्रिक याद नहीं होगी आप पढ़ रहे होगे, पर वो ये है कि उसमें ट्रिक्स, उसमें ग्राउंड जो है कम से कम एक एक सेक्शन के अंदर 10 10 12 12 ग्राउंड्स है, तो आप एक पढ़ोगे, दो पढ़ोगे, तीसरे पे आओगे, पिछले दो भूल जाओगे। वही ट्रिक्स होंगी तो आप डायरेक्ट याद कर लोगे, हाँ हाँ इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, सेक्शन 9 की जो आपकी ट्रिक है वो 2 ट्रिक है, एक ये है एक ये है। क्या है कैसे है आगे चलेंगे, पहले इस पे ध्यान रख लो। बस ट्रिक में क्या याद रखना है आपको, कैसे याद रखना है कि भाई रेंट वाली प्रॉपर्टी सबलेट की, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आपको ध्यान देना है, उसको वो जो वर्ड्स हैं वहां से अपनी ट्रिक बनेगी। ठीक है, और जो अंडरलाइन अपने नहीं कर रहे हैं वो तो बस ठीक है, अपने ने वैसे ही लिख रखा है। ठीक है, तो रेंट वाली प्रॉपर्टी सबलेट हुई, जिसको सबलेट की गई उस बंदे ने डैमेज किया, न्यूसेंस किया फॉर 6 मंथ। रेंट वाली प्रॉपर्टी सबलेट हुई, जिसको सबलेट किया उसने डैमेज किया, न्यूसेंस किया फॉर 6 मंथ्स। ये सारा का सारा याद करो, इस पे एक ट्रिक है, इस पे एक है, इस पे एक है। ठीक है, हैव, HAVE, हैव रिक्वायर्ड टाइटल, ये सारा है, रिक्वायर्ड टाइटल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड यूजेज, सब कुछ है इसमें। ये भी रिक्वायर्ड टाइटल, कंस्ट्रक्शन, यूजेज, ये सब है। तो सेक्शन 9 की अगर आपको ट्रिक याद रखनी है, कैसे याद रखोगे कि सेक्शन 9 में 2 ट्रिक है। एक तो है रेंट वाली प्रॉपर्टी सबलेट हुई, जिसको सबलेट हुई उसने न्यूसेंस कमिट किया, डैमेज कमिट किया फॉर 6 मंथ। रेंट, सबलेट, न्यूसेंस, डैमेज, 6 मंथ, यहां से ट्रिक बनेगी।
फिर उसके बाद हैव रिक्वायर्ड टाइटल फॉर कंस्ट्रक्शन, हैव के अंदर क्या है, हैव्स, एस, तो इन सब पे है HAVES, इन सब पे ट्रिक है, रिक्वायर्ड पे ट्रिक है, टाइटल पे ट्रिक है, कंस्ट्रक्शन पे ट्रिक है, यूजेज पे ट्रिक है। फिर आप आ जाइए सेक्शन 10। सेक्शन 10 के अंदर जो आप ट्रिक याद रखोगे वो कुछ इस तरह से याद रखोगे। डीसीपी, डीसीपी कुछ भी आप समझ ले सकते हो, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, या जो भी आपको अपने हिसाब से रखना है। जयपुर में तो खासकर ये बैंक है ही, वैसे तो कई जगह है बट जयपुर, जोधपुर, यहाँ के लोगों को इस बैंक के बारे में पता ही होगा। तो ऐसा है, आप कैसे ट्रिक याद रखोगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, LR मतलब क्या हुआ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विडो। ये सेक्शन ट्रिक 10 की ट्रिक याद रखोगे। कैसे याद रखोगे कि भाई सेक्शन 10 के अंदर अधिकार किस किस का है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड विडो ऑफ डीसीपी ऑफ एयू बैंक। भाई एयू बैंक का जो डीसीपी है उसकी वाइफ, मतलब उसकी विडो वाइफ और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास अधिकार है। क्या क्या अधिकार बनेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे एक पढ़ेंगे, विडो पे एक पढ़ेंगे, डी पे एक चलेगा, सी पे एक चलेगा, पी पे एक चलेगा, ए पे एक चलेगा और यू पे एक चलेगा। ये ऐसा चलेगा। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड विडो ऑफ डीसीपी ऑफ एयू बैंक, इसके पास सेक्शन 10 में अधिकार है। फिर अपने सेक्शन 3, सेक्शन 3 के अंदर आप कैसे याद करोगे, सेक्शन 3 में भी 2 लाइन है। ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपनी एक ट्रिक बनेगी, डाइवर्ट। ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपनी को डाइवर्ट कर दी। इसमें ट्रिक कहां कहां से निकलेगी, ट्रस्ट से, यूनिवर्सिटी वर्ड से, गवर्नमेंट से, कंपनी से, गवर्नमेंट कंपनी एक और ट्रिक बनेगी और डाइवर्ट। ठीक है, डाइवर्ट। फिर उसके बाद आप आ जाइए, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ज्वाइन करने में इश्यू आ रहा है किसी को, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद दूसरी ट्रिक क्या होगी, फॉरेन बैंक्स आर MNCs, ये एक ट्रिक रहेगी, बैंक से एक ट्रिक रहेगी, MNC एक ट्रिक रहेगी, ये ट्रिक होंगी। आज का जो भी टॉपिक है, मतलब कि आपका सेक्शन 3, सेक्शन 9, सेक्शन 10, इस सेक्शन को पढ़ने से पहले ये ट्रिक रट लेना। अगर ट्रिक नहीं रटी होगी आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन 9 पढ़ लेना। आप सेक्शन 9 को याद पढ़ने करने के अंदर कम से कम आधा पौना घंटा लगाओगे, आपको मौके पे लगेगा कि सब याद हो गया, ठीक है, बट उसी के 1 या 2 दिन बाद आपको लगेगा कि सब भूल गए। ट्रिक से याद करोगे तो इतना तो है कि ट्रिक से याद करने के बाद अगर आपने उस चीज को 2 या 3 बार रिवाइज कर लिया, ट्रिक को बहुत ही अच्छे से याद कर लिया, ट्रिक्स को टिप्स पे ले लिया अगर आपने, तो फिर आप वो टॉपिक नहीं भूलोगे। ठीक है, कुछ भी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर अपने क्लास चालू करते हैं। तो क्या करोगे आज आप, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 3 को याद करने से पहले आप इसकी ट्रिक्स याद करोगे। जब तक आपको ट्रिक याद नहीं होती, ट्रिक कैसे याद करोगे प्रॉपर, कि भाई सेक्शन 3 की ट्रिक क्या है, तो 2 ट्रिक है, क्या है, लाइन याद करोगे, ट्रस्ट ने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपनी को डाइवर्ट कर दी, फॉरेन बैंक्स आर MNCs, फिर उसमें ट्रस्ट से एक ट्रिक, ऐसे याद करोगे भी कहां कहां से ट्रिक निकल रही है, ट्रस्ट से, यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट से, कंपनी से, गवर्नमेंट कंपनी से, फिर उसके बाद डाइवर्ट से, फॉरेन से एक ट्रिक निकल रही है, बैंक से एक ट्रिक निकल रही है, MNC से, फिर उसको आगे याद करोगे आप। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना तो पूछ लो, फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करें। चलो भाई, अब आ जाइए टॉपिक पे। तो सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। अब अपने आते हैं यहाँ पे,
तो अपने ने आज इतने मोटे मोटे ये सारे टॉपिक करने गए। तो सबसे पहले आते हैं लिमिटेड पीरियड टेनेंसी पे। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या होती है, उसका क्या सेक्शन नंबर है, कहानी क्या है। तो सबसे पहले अपने आते हैं लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। सेक्शन 8 क्या है, सेक्शन 8। सबसे पहली बात ये ध्यान रख लेना, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी किस सेक्शन नंबर में या कहां बताई गई है, सेक्शन 8 में। अब आती बात ये है कि भैया लिमिटेड पीरियड टेनेंसी जो है वो है क्या, जिसको आप बोल सकते हैं सीमित कालावधि। किराएनामा बोल सकते हो, किराएदार बोल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देना, तो ऐसा होता है कि लिमिटेड पीरियड टेनेंसी सबसे पहली बात होती क्या है, तो ध्यान रखना, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का मतलब है कि अगर जो परिसर है जिसको हम बोलते हैं प्रीमाइसेस, या फिर जो परिसर है उसको मैक्सिमम 3 साल के लिए किराए पर दिया जाए। अगर परिसर को मैक्सिमम 3 साल के लिए दिया जाता है हम उसको बोलते हैं लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। तो सबसे पहली चीज, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का मतलब क्या है। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का मतलब यह है कि जो किराए, जो लैंडलॉर्ड है, जो भूमि स्वामी है, अगर वो अपने प्रीमाइसेस को या परिसर को मैक्सिमम 3 साल, 1 साल, कितना भी, 1 साल दे रहा है तब भी लिमिटेड पीरियड है, 2 साल दे रहा है तब भी लिमिटेड पीरियड है, 3 साल तक अगर उससे ज्यादा दे रहा है तब लिमिटेड पीरियड नहीं है। मैक्सिमम 3 साल तक अगर वो किराए पर दे रहा है उसको हम बोलते हैं लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, ठीक है जी। आती है सबसे बड़ी बात कि लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या होती है। तो ठीक है कि भाई लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का मतलब क्या होता है, जब परिसर को मैक्सिमम 3 साल के लिए किराए पर दिया जाए। पर सबसे एक तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस में आ सकती है। रेजिडेंशियल पर्पस मतलब कि अगर आप प्रीमाइसेस को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो, रहने के लिए दे रहे हो, तभी लिमिटेड पीरियड टेनेंसी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। तो दो बातें, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या होता है, जब लैंडलॉर्ड जो है अपनी जगह को, अपनी प्रीमाइसेस को मैक्सिमम 3 साल के लिए देता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी जो है वो किसी पर्पस के लिए भी दी जा सकती है, नहीं। आप अगर अपनी जगह को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो तभी लिमिटेड पीरियड टेनेंसी होगी। और तीसरी बात, मैक्सिमम 3 टाइम्स। आप लिमिटेड पीरियड टेनेंसी को 3 बार से ज्यादा नहीं दे सकते हो, अपने जगह को, अपने परिसर को 3 बार से ज्यादा लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में नहीं ला सकते हो। हालांकि लिमिटेड पीरियड टेनेंसी आपको प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड पीरियड टेनेंसी को अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहो, भाई मान लीजिए आप और मैं, आपसे मैं घर किराए पे ले रहा हूँ, आपने मुझे बोला कि भैया एक काम करो 11 महीने का एग्रीमेंट कर लो, मैं कर लूंगा। वो तो आपकी और मेरी कंडीशन है ना, 11 महीने का कर लिया, बात खत्म। 11 महीने के बाद अगर आप चाहोगे तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं खाली करके जाऊंगा। इसमें लिमिटेड पीरियड का क्या ही है, आप मेरे साथ कंटिन्यू करोगे तो एक और एग्रीमेंट कर लोगे। आप मान लीजिए मुझे हटा के किसी और को लाओगे तो और भी आ सकता है। कोई कानून तो कहीं ऐसा मना नहीं कर रहा कि भाई आप 11 महीने का नहीं कर सकते, आप 10 महीने के लिए किरायानामा नहीं कर सकते, 2 साल का नहीं, कानून तो कुछ भी नहीं कह रहा कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, करो। आप जब ये क्या कहते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, ये अपना किरायानामा जिसको अपने बोलते हैं, जब आप करते हो तो आपकी इच्छा है, दो तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट की इच्छा है। अपने ने पहली दूसरी क्लास में बात की थी कि भाई किराया कितना होगा या किरायानामा कैसा होगा, कितने समय का होगा, वो तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट डिसाइड करेंगे। तो प्रैक्टिकली लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का कोई गेम है नहीं, ये तो बस ठीक है उन्होंने कंसेप्ट रख दिया कि भाई अगर कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट बहुत ही पढ़े लिखे हैं और वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कर लेना, बाकी कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो किराया लैंडलॉर्ड और किराए किराए मकान मालिक और किराएदार की इच्छा होती है, जमीन मकान कितने भी समय के लिए किराए पे लेना है, कितने भी बार लेना है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली देखने की मत सोचना, इसका कोई प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दे देना, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या होता है, लैंडलॉर्ड जो होता है अगर वो अपने प्रीमाइसेस को मैक्सिमम 3 साल के लिए किराए पर देता है तब वो है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी किसी भी पर्पस से नहीं, रेजिडेंशियल पर्पस।
लिमिटेड पीरियड टेनेंसी मैक्सिमम कितनी बार हो सकती है? 3 बार। ये तो हुआ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या होता है। क्या व्हाट इज लिमिटेड पीरियड टेनेंसी? तो अगर आपसे पूछा जाए लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जब लैंडलॉर्ड जो है अपने प्रीमाइसेस को या अपने परिसर को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी को किराए पर देता है और मैक्सिमम 3 साल के लिए देता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी मैक्सिमम 3 बार हो सकती है सेम प्रॉपर्टी के ऊपर। बात खत्म। अब आते हैं इसके प्रोसीजर पे। प्रोसीजर मतलब कि भाई ऐसा है कि इसके अंदर ना एक प्रक्रिया है जो फॉलो करनी पड़ेगी आपको। अगर आप अपनी जगह को, अपने परिसर को लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए दे रहे हो, तो एक प्रक्रिया है जो फॉलो करनी पड़ेगी। प्रक्रिया क्या है? लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट जो है उनको जॉइंट पिटीशन फाइल करनी होगी टू रेंट ट्रिब्यूनल। जॉइंट पिटीशन किस चीज के लिए? परमिशन के लिए। पिटीशन किस चीज के लिए? फॉर परमिशन। तो प्रक्रिया क्या बोलती है कि भाई अगर मकान मालिक लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए देना चाहता है तो सिर्फ मकान मालिक की परमिशन से नहीं होगा। मकान मालिक और किराएदार ये दोनों लोग मिलकर एक साथ एप्लीकेशन बोल दो, जिसको बोला जाता है पिटीशन, फाइल करेंगे। किसको? रेंट ट्रिब्यूनल को। रेंट ट्रिब्यूनल अपने पढ़ेंगे क्या होता है। रेंट ट्रिब्यूनल के ऑफिसर को एप्लीकेशन डालेंगे, दोनों लोग एक साथ। जॉइंट एप्लीकेशन डालनी चाहिए, ठीक है। जॉइंट एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन हम दोनों ने एक साथ लिखी, मैंने भी उसी पे साइन की, आपने भी उसी पे, और जॉइंटली हमने पेश किया कि साहब हम दोनों, मतलब आप मकान मालिक हो, मैं किराएदार हूं, हम दोनों लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्रिएट करना चाहते हैं। ये हुई प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या होगी लिमिटेड पीरियड के लिए? दोनों को एक साथ पिटीशन डालनी होगी। किसको? रेंट ट्रिब्यूनल को। उसके बाद ये ध्यान दे देना कि अगर पिटीशन आती है तो जो रेंट ट्रिब्यूनल है शैल ग्रांट परमिशन। परमिशन रेंट ट्रिब्यूनल की इच्छा पे नहीं है कि आप बोलो कि रेंट ट्रिब्यूनल की इच्छा है तो नहीं सर, ये तो सिर्फ प्रक्रिया है कि आपको पिटीशन फाइल करनी है। पर अगर पिटीशन आ रही है तो रेंट ट्रिब्यूनल को कहा है कि तुम परमिशन दोगे। हाँ, 3 बार से ज्यादा की सेम प्रॉपर्टी पे 3 बार से ज्यादा का लिमिटेड पीरियड टेनेंसी आ रहा है, 3 बार से ज्यादा हो नहीं सकती। चौथी बार पिटीशन आ रही है सेम प्रॉपर्टी पे, फिर मत देना परमिशन। पर अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है, कंडीशन कौन सी? ये कि रेजिडेंशियल पर्पस है, 3 बार से ज्यादा नहीं हुआ है मैक्सिमम, अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो आप परमिशन दोगे। तो प्रक्रिया जो मोटा मोटी तौर पर बात करती है, प्रक्रिया ये बोलती है कि भाई अगर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्रिएट करना है किसी भी प्रीमाइसेस पे, तो दोनों लैंडलॉर्ड टेनेंट दोनों जॉइंट पिटीशन फाइल करेंगे। किसको फाइल करेंगे? रेंट ट्रिब्यूनल को करेंगे। फिर रेंट ट्रिब्यूनल इनको परमिशन देगा, और परमिशन मैंडेटरी है देना अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो। ये हो गया। अब आ जाइए एक छोटी सी बात कि रेंट ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर पास करेगा। एक तो परमिशन ऑर्डर कि आपको परमिशन दी जाती है, आप जगह को, परिसर को, प्रीमाइसेस को लिमिटेड पीरियड के लिए दे सकते हो, और इश्यू करेगा रिकवरी सर्टिफिकेट। रिकवरी सर्टिफिकेट क्या होगा? रिकवरी सर्टिफिकेट एक तरह का, एक जैसे कह सकते हैं ना कि एक शपथ पत्र टाइप होगा, जिसमें डेट, सबकी डिटेल लिखी होगी, लैंडलॉर्ड कौन है, किराएदार कौन है, ये जो प्रीमाइसेस है कितने समय के लिए किराए पे दी जा रही है, और कब इसका किराया खत्म हो जाए, मतलब जो किरायानामा है खत्म हो जाएगा। तो वो रिकवरी सर्टिफिकेट है। मतलब उस पर एक डेट लिखी जाएगी जिस दिन को, जिस तारीख को लैंडलॉर्ड आके जमीन का कब्जा ले सकता है। तो ऑर्डर जो इश्यू करेगा रेंट ट्रिब्यूनल, उसमें दो चीजें होंगी, एक तो वो परमिशन का ऑर्डर देगा, दूसरा सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। कि सर्टिफिकेट इश्यू का कंसेप्ट क्या है कि भाई आप इतनी तारीख को, लैंडलॉर्ड को कहेगा कि इतनी तारीख को ये किरायानामा खत्म हो जाएगा, तो आप इतनी तारीख को कब्जा ले सकते हो। ठीक है। अब आती है सर्टिफिकेट को लेकर एक बात। अगर जो समय है उस समय को किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा, तब क्या होगा? तो अगर टेनेंट
डज नॉट वैकेट, डज नॉट वैकेट मतलब खाली नहीं कर रहा, प्रीमाइसेस को, परिसर को खाली नहीं कर रहा, तब क्या होगा? लैंडलॉर्ड अप्लाई कर सकता है टू रेंट ट्रिब्यूनल। वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा कि साहब आपने मेरे को सर्टिफिकेट दिया था कि 30 तारीख को जाके कब्जा ले लेना, अब ये मुझे कब्जा नहीं दे रहा। रेंट ट्रिब्यूनल उसको कब्जा दिलवाएगा। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भैया वो कब तक अप्लाई कर सकता है? कब तक मतलब सर्टिफिकेट के लिए अगर मान लीजिए उसको कब्जा नहीं मिल रहा तो वो कितने समय में ट्रिब्यूनल के पास आ सकता है? विद इन 6 मंथ। विद इन 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ्स मतलब जो रिकवरी सर्टिफिकेट का जो एक्सपायरी का डेट, एक्सपायरी मतलब कि जिस दिन आप कब्जा ले सकते हो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप आ सकते हो। किस चीज के लिए? एग्जीक्यूशन के लिए, कि साहब आपने कहा था इतनी तारीख को कब्जा ले लेना, ये कब्जा नहीं दे रहा है, 6 महीने के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड आ सकता है। अब ध्यान देना, ये सिंपल सा टॉपिक मैंने आपको ये 2 या 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड करके दिया क्योंकि यहां से प्री के क्वेश्चन बहुत बनते हैं और छोटी छोटी सी बातें हैं इसमें जिसको लेकर हम कंफ्यूज ना हो जाए। आपको मेंस का आंसर लिखना हो तब ये सारी चीजें इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी जोड़ के लिख देना। लिमिटेड पीरियड टेंडेंसी क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया के बाद क्या ऑर्डर होगा, आप ये सारी बातें अपने हिसाब से जोड़ के लिख देना, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। पर प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बार उस पर ध्यान देना। पहले रिवाइज कर लेते हैं। लिमिटेड पीरियड टेंडेंसी को हमने 3 पार्ट में पढ़ा। लिमिटेड पीरियड टेंडेंसी क्या होती है कि जब लैंडलॉर्ड जो है अपनी प्रीमाइसेस को लिमिटेड पीरियड क्या है यहां पर? मैक्सिमम 3 साल के लिए किराए पर देता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। दोबारा बोल रहा हूं, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या होती है? अगर 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो। हाँ वही बताऊंगा, अभी वही बताऊंगा कि भाई लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या होती है। तो क्या होती है? 3 कंडीशन फुलफिल होती है। अगर लैंडलॉर्ड अपनी जो परिसर है या प्रीमाइसेस है उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए मैक्सिमम 3 साल के लिए किराए पर देता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है? 3 बार। अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सेक्शन लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की बात करता है? लिमिटेड पीरियड टेनेंसी मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकती है? लिमिटेड पीरियड टेनेंसी किस चीज की हो सकती है? तो ध्यान रखना, सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस वाली प्रॉपर्टी की हो सकती है। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी कितनी बार हो सकती है? मैक्सिमम 3 बार। तो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या है, उसी में से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लैंडलॉर्ड जो है अगर अपनी प्रीमाइसेस को, परिसर को मैक्सिमम 3 साल के लिए किराए पर देता है और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए देता है, उसको हम लिमिटेड पीरियड टेनेंसी बोलते हैं। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी सेम प्रॉपर्टी पे, सेम प्रीमाइसेस पे 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा, प्रोसीजर। प्रोसीजर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का क्या है कि जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है ये दोनों को जॉइंटली एक साथ रेंट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन डालनी होगी, एक साथ। तो ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए पिटीशन कौन फाइल करेगा? तो ये ध्यान रखना, दोनों, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बोथ, दोनों को फाइल करनी होगी। ऐसा नहीं है दोनों में से कोई भी एक, नहीं, दोनों अगर एक साथ पिटीशन फाइल करते हैं तभी परमिशन मिलेगी। और परमिशन कौन देगा? रेंट ट्रिब्यूनल। तो दोनों को एक साथ पिटीशन फाइल करनी होगी और किसको? रेंट ट्रिब्यूनल। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की परमिशन कौन देता है? रेंट ट्रिब्यूनल। लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए पिटीशन किसको फाइल करनी होगी? दोनों को एक साथ। उसके बाद लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, उसके बाद बस, ठीक है। हाँ, अगर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की पिटीशन फाइल होती है तो क्या रेंट ट्रिब्यूनल बाउंड है? यस, यस, ड्यूटी है। रेंट ट्रिब्यूनल की इच्छा नहीं है, रेंट ट्रिब्यूनल बाउंड है। अगर पीछे जो अपने ने कंडीशन पढ़ी है अगर वो फुलफिल हो रही है तो रेंट ट्रिब्यूनल बाउंड है। तो पहला पार्ट रेंट लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या होता है। दूसरा प्रोसीजर। प्रोसीजर में हमको क्या ध्यान रखना है कि भाई लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है दोनों एक साथ अगर रेंट ट्रिब्यूनल को पिटीशन फाइल करते हैं, पिटीशन किसकी? कि साहब हमको परमिशन दी जाए। तो जो रेंट ट्रिब्यूनल है उनको परमिशन देगा अगर जो कंडीशन है 3 साल 3 बार ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो परमिशन देगा। यहां से क्वेश्चन, पिटीशन कौन फाइल करेगा, परमिशन कौन देगा, क्या रेंट ट्रिब्यूनल बाउंड है? बिल्कुल, अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो बाउंड है। उसके बाद जब आप पिटीशन फाइल करते हो तो जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो क्या ऑर्डर इश्यू करता है? रेंट ट्रिब्यूनल क्या करता है? 2 ऑर्डर इश्यू होते हैं। एक, आपको परमिशन दी जाती है, नॉर्मल ऑर्डर होता है कि हाँ हम आपको परमिशन देते हैं, आप लिमिटेड पीरियड टेनेंसी कर सकते हो।
दूसरा एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है, जिसको आप एक तरह से शपथ पत्र बोल सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट इश्यू होता है जिसमें पार्टीज की डिटेल और ये सब, तो दो चीजें इश्यू होती हैं, परमिशन और रिकवरी सर्टिफिकेट। अब यहां से अपने से कोई क्वेश्चन नहीं है, अपने से जो एक क्वेश्चन बनता है कि रिकवरी सर्टिफिकेट जो इश्यू होता है सेक्शन 8 में, उसको आप एग्जीक्यूट कितने समय में कर सकते हो। एग्जीक्यूट मतलब कि भाई उसके लिए आके कि साहब आपने कहा था इतनी तारीख को आके कब्जा ले लेना, ये कब्जा ही नहीं दे रहा, तो एग्जीक्यूट कर सकते हो 6 महीने में। 6 महीना कब से, जिस दिन से वो ड्यू हुआ। ड्यू कब होगा, जो तारीख लिखी हुई थी, तारीख लिखी होगी जब भी आपको परमिशन दी होगी कि इतनी तारीख को अपना कब्जा वापस ले लेना, उस दिन से लेकर 6 महीने तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिकवरी सर्टिफिकेट कितने समय में एग्जीक्यूट होता है, 6 महीने में, उस तारीख से जिस तारीख को वो ड्यू हुआ है। ड्यू मतलब जिस तारीख को उसमें लिखा हुआ है कि आप कब्जा ले सकते हो, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। एग्जीक्यूट भी कैसे होगा, लैंडलॉर्ड जाएगा, रेंट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन डालेगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस, कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का। सेक्शन 8 लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, मेंस का तो ये बहुत इजी टॉपिक है, पर प्री में इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी। चलो अब आ जाइए अगले पॉइंट पे। ये क्या कहते हैं, आपका लिमिटेड पीरियड टेनेंसी खत्म हो गया। अब दो छोटे छोटे से सेक्शन है, एक तो है सेक्शन 6, एक है सेक्शन 7, है दोनों ही किस बारे में, रिवीजन ऑफ रेंट। रिवीजन ऑफ रेंट, रिवीजन ऑफ रेंट का मेरा मतलब है कि रेंट कितना बढ़ाया जा सकता है, किराया अब दोनों में फर्क क्या है। सेक्शन 6 तो बात करता है उन प्रीमाइसेस या उन परिसर के बारे में जो किराए पर दिए गए थे बिफोर दिस एक्ट, कि भाई राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 में लागू हुआ 2003 में, इस एक्ट से पहले से ही वो किराए पर थे। और ये बात करता है उन प्रीमाइसेस के बारे में जो किराए पर दिए गए थे आफ्टर दिस एक्ट। इतनी सी बात है, तो अब ध्यान देना। आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट रिवीजन ऑफ रेंट ऑफ प्रीमाइसेस जो इस एक्ट के बाद किराए पे दी गई थी, सेक्शन 7। कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट रिवीजन ऑफ रेंट ऑफ प्रीमाइसेस जो इस एक्ट से पहले किराए पर दी गई थी, सेक्शन 6। एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि भाई कौन सा सेक्शन किस बारे में बात करता है, हालांकि दोनों ही रिवीजन के बारे में बात करते हैं। 6 कब लगेगा और 7 कब लगेगा। अब आ जाइए, बातें दोनों में सेम है कि भैया रेंट जो आप बढ़ाओगे वो 5% पर ईयर बढ़ेगा, चाहे ये सीन है चाहे ये सीन है। हालांकि ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ठीक है, पर ठीक है लिखा हुआ तो अपने फॉलो करते हैं कि भाई एज पर लॉ ये कहा गया है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर। अब देखो, हालांकि नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जब किरायानामा होता है तो 10% भी लिखते हैं लोग और 10% के हिसाब से भी बढ़ता है, ऐसी बात है नहीं बढ़ता। बट अगर आपने मतलब जो किराया पर दिया और अपने आपने जो भी कहते हैं कि वो किरायानामा जो है रजिस्टर करवा रखा है, जो रेंट अथॉरिटी अपने एक पढ़ेंगे उसको आपने रजिस्टर करवा रखा है, कल को आपका किराए को लेकर डिस्प्यूट होता है तो अथॉरिटी 5% के हिसाब से ही चलेगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली 5% होता है,
आप भैया आप लोग भी किराए पर कोई प्रॉपर्टी दे रखी होगी या किराए पर कोई प्रॉपर्टी ले रखी होगी, तो आप लोग भी देखते हो यार 5% नहीं, जनरली जो लोग 10-10% फॉलो करते हैं, ठीक है। बट एज पर लॉ ये है कि अगर कल को कोई विवाद होता है तो जो ट्रिब्यूनल है, जो जहां पर भी आपका केस चलेगा, वो 5% के हिसाब से ही किराया बढ़ाएगा, ठीक है। तो ध्यान दे देना। सेक्शन 6 कब लगता है? सेक्शन 6 कहता है कि अगर प्रीमाइसेस किराए पर दी गई थी इस एक्ट से पहले, अगर प्रीमाइसेस किराए पर दी जाती है इस एक्ट के बाद, तो किराया कितने परसेंट से बढ़ेगा? 5% पर ईयर, पर एनम बोल दो, पर ईयर, हर साल 5% बढ़ेगा। एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर कहीं से भी एग्रीमेंट कर रखा था और उसमें बात कर रखी है कि किराया बढ़ेगा 10% से, या पार्टीज ने एग्रीमेंट कर रखा है फॉर मोर देन 5%, कि भैया किराया तो 5% से ज्यादा बढ़ेगा, इसका एग्रीमेंट कर रखा है, तो ध्यान दे देना जो क्या रेट है ना, जो रेंट रेट जिसको आप बोल सकते हो, वो मोर देन 5% वाली वॉइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है ये समझ लेना। ये कहता है कि भाई मान लीजिए आपने एग्रीमेंट कर रखा है कि भैया किराया बढ़ेगा 8% से पर ईयर, तो ये कहता है कि 5% को छोड़ के जितना भी बच गया, 3% बच गया, ये हो जाएगा वॉइड, 5% वाला रहेगा वैलिड। पूरा किराया, पूरा परसेंट नहीं वॉइड होगा। ये नहीं कि 8% का सारा वॉइड हो जाएगा, मतलब कानून इसको ही सारे को खत्म कर देगा, नहीं। कानून कहता है भैया 5% तक तो है वैलिड, लीगल, हम इसको एनफोर्स करा सकते हैं। इससे ऊपर की तुमने जितना भी परसेंटेज की बात की है, चाहे तुमने 8 लिख रखा है, चाहे तुमने 80 लिख रखा है, 5% के बाद 8 है तो 3, 80 है तो 75, हमारे लिए वो कुछ नहीं है, हमारे लिए वो मायने ही नहीं रखता, हमारे लिए है वो वॉइड। तो इसको अपने एक बात बोलते हैं। अब ध्यान दे देना क्वेश्चंस पे। कौन सा सेक्शन बात करता है वो प्रीमाइसेस जो किराए पर दी गई थी बिफोर दिस एक्ट? सेक्शन 6। कौन सा सेक्शन बात करता है वो प्रीमाइसेस जो किराए पर दी गई थी आफ्टर दिस एक्ट? सेक्शन 7। जो प्रीमाइसेस किराए पर दी जाती है तो जो किराया बढ़ा सकते हैं कितना परसेंटेज? 5% पर ईयर, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। अगर पार्टीज ने एग्रीमेंट कर रखा था और उसमें उन्होंने बात कर रखी है कि किराया 5% से ज्यादा से बढ़ेगा, तो क्या होगा? तो ध्यान देना, जितना भी परसेंटेज जो 5% से ज्यादा है, 5% जितना तो सही रहेगा, वैलिड माना जाएगा, लीगल माना जाएगा, उसको आप लागू करवा सकते हो। उससे ऊपर का जितना भी है वो सब हो जाएगा वॉइड। क्या हो जाएगा? वॉइड। तो ये कुछ एक क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, इस बात का ध्यान दे देना। कोई भी डाउट कुछ भी सेक्शन 6 सेक्शन 7 में? यस, कोई भी डाउट कुछ भी सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को लेकर? सेक्शन 6 सेक्शन 7 से क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट आए तो ये 5% वाला पॉइंट ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सेक्शन 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। अब आ जाइए, यहां से आपका टॉपिक चालू होता है एविक्शन ऑफ टेनेंट। एविक्शन ऑफ टेनेंट, कि भाई किराएदार को आप कब निकाल सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दे देना, बेदखली किराएदार की, ठीक है। अब ध्यान देना, सबसे पहली चीज सेक्शन 9, सबसे पहली चीज कि भैया ये जो सेक्शन है ये चाहे तो प्रीमाइसेस रेजिडेंशियल पर्पज से हो चाहे कमर्शियल पर्पज से हो, दोनों में लगती है। जी बिल्कुल लगती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान देना। हालांकि सेक्शन में तो कहीं भी लिखा नहीं हुआ है, पर क्योंकि ये भी नहीं लिखा हुआ
कि सिर्फ रेजिडेंशियल को लगती है या सिर्फ कमर्शियल को लगती है, तो अपने ध्यान रखना कि ये सेक्शन अप्लाई होता है उन सभी प्रीमाइसेस को जो चाहे तो रेजिडेंशियल पर्पस से किराए पर दी गई हो, चाहे कमर्शियल पर्पस से दी गई हो, चाहे किसी भी पर्पस से दी गई हो, किसी भी पर्पस से, उसको ये सेक्शन 9 लगता है। तो ये एक चीज है जो ध्यान रख लेना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सेक्शन 9 बात करता है कि भैया किराएदार को आप कब निकाल सकते हो। तो इसके बहुत सारे ग्राउंड है, अपने एक एक ग्राउंड पे बात करेंगे। ज्यादातर इसमें जो ग्राउंड है वो प्री में आने लायक नहीं है, कुछ एक 2 या 3 ग्राउंड है जो आपसे प्री में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये सारे के सारा क्वेश्चन या तो मेंस में आएगा या फिर इसके बेस पे आपसे ऑर्डर राइटिंग का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहली चीज कि भाई किराएदार को आप कब निकाल सकते हो। तो अपने ने एक ट्रिक लिखी थी, पहले ही लिखी थी। रेंट वाली प्रॉपर्टी अगर सबलेट होती है और वो बंदा डैमेज या न्यूसेंस कमिट करता है फॉर 6 मंथ, तो अपने उसी को लेकर चलते हैं। सबसे पहला रेंट, सबसे पहली कंडीशन क्या है, रेंट। रेंट को लेकर हमारी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि अगर जो किराएदार है वो 4 महीने तक रेंट नहीं पे करता, 4 महीने तक उसने किराया नहीं पे किया, तो हम बोलते हैं कि उसको निकाला जा सकता है। और निकालने का तरीका क्या, ऐसा नहीं है कि आप जाके कब्जा ले सकते हो ना, आप रेंट ट्रिब्यूनल में जाओगे, आप उसके खिलाफ केस फाइल करोगे, आप इस ग्राउंड को प्रूव करोगे और फिर आप उसको निकाल सकते हो। फिर रेंट ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है कि इसको निकाला जाए, फिर वो निकलेगा। ऐसा नहीं है कि 4 महीने तक उसने किराया नहीं पे किया, आप जाओ और उसको बाहर निकाल दो और कब्जा ले लो, ऐसा नहीं है। कानून कहता है ऐसा नहीं होगा। जो भी किराए मकान मालिक है वो रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा। और तो ध्यान दे देना, सेक्शन 9 में ऐसा नहीं कि ये ग्राउंड है तो आप जाके कब्जा ले सकते हो, नहीं, रेंट ट्रिब्यूनल में जाओगे, रेंट ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगी। तो अब ध्यान देना, 4 महीने तक अगर किराया नहीं पे किया, 4 महीने तक अगर किराया नहीं पे किया है तो टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है, पर कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो टेनेंट एविक्ट नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन, लैंडलॉर्ड डिस्क्लोज्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स। लैंडलॉर्ड ने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल टेनेंट को बताई होनी चाहिए। अब बताओ, अपने ने कल ही बात की थी, लैंडलॉर्ड को अपनी बैंक अकाउंट डिटेल कहां कहां बतानी होती है, कैसे बतानी होती है, बताइए बताइए। बताओ भाई, ये हो गया। ध्यान दो भाई, लैंडलॉर्ड के ऊपर एक ड्यूटी है। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है कि भैया जो लैंडलॉर्ड है ना, उसकी एक ड्यूटी है जो हमेशा ध्यान रखना कि जो ये लैंडलॉर्ड है ना, इसको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल या तो रेंट एग्रीमेंट में बता दे या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मतलब कि बाद में डाक के थ्रू बता दे। दोनों में से किसी भी एक तरीके में बताना पड़ेगा, या तो रेंट एग्रीमेंट में बता दे, और अगर उसने रेंट एग्रीमेंट में अपने बैंक अकाउंट डिटेल नहीं बताए हैं तो फिर बाद में डाक के थ्रू बता दे।
तो ध्यान देना, और ये ड्यूटी है लैंडलॉर्ड की, अदरवाइज लैंडलॉर्ड के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो अब ध्यान देना, गुड, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर टेनेंट ने 4 महीने तक किराया नहीं पे किया, टेनेंट ने 4 महीने तक किराया नहीं पे किया, तो लैंडलॉर्ड उसके खिलाफ केस कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल में और उसको निकलवा सकता है। पर 4 कंडीशन है, और चारों में से चारों की चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी कंडीशन लागू होती है, लैंडलॉर्ड टेनेंट को नहीं निकाल सकता। क्या क्या? लैंडलॉर्ड ने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल बताई होनी चाहिए, चाहे तो रेंट एग्रीमेंट में बताई हो, चाहे बाद में बाय डाक बताई हो। लैंडलॉर्ड जो है ना, जब उसको 4 महीने तक किराया नहीं आया तो लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को नोटिस भेजा होना चाहिए, और उसके बाद 30 दिनों तक टेनेंट ने पैसा नहीं दिया हो। पहला बैंक अकाउंट डिटेल, दूसरा नोटिस, तीसरा टेनेंट ने जो है रेंट अथॉरिटी को डिपॉजिट नहीं किया होना चाहिए। रेंट जो है रेंट अथॉरिटी को डिपॉजिट नहीं किया होना चाहिए। भाई मान लो अगर टेनेंट ने रेंट अथॉरिटी को डिपॉजिट कर रखा है किराया, तब भी लैंडलॉर्ड उसको निकाल नहीं सकता। हम आगे पढ़ेंगे। रेंट अथॉरिटी को टेनेंट तब किराया डिपॉजिट कर देता है कि लैंडलॉर्ड ने मान लो किराया लेने से मना कर दिया, कोई इनका आपसी विवाद चल रहा है, लैंडलॉर्ड रसीद नहीं दे रहा, वो कहता है भाई, अपने ने पढ़ा था ना कि भाई वो रसीद ले सकता है कि भैया किराया दे रहा हूँ रसीद तो दो, वो रसीद नहीं दे रहा उसको। तो ऐसी कुछ एक चीजें हैं। या मान लीजिए 2 या 3 लैंडलॉर्ड आपस में लड़ रहे हैं, वो कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, वो कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है, कोई कह रहा है, एक कह रहा है किराएदार को मेरे को किराया दे, दूसरा कह रहा है मेरे को दे, वो कह रहा है भाई मैं किस किस को दूं, मैंने तो एक आदमी को किराया देना, तुम में से बता दो। तब वो रेंट अथॉरिटी को, तो कुछ एक कंडीशन है जब टेनेंट रेंट अथॉरिटी को अपना किराया जमा करा सकता है। तो कानून कहता है अगर उसने रेंट अथॉरिटी को अपना किराया जमा करा रखा है, तो मतलब उसने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी, जो किराया पे करने की ड्यूटी थी ना उसने पे कर दिया। वो तो लैंडलॉर्ड का आपस में कोई विवाद है या कोई कुछ है, इस वजह से लैंडलॉर्ड को पैसा नहीं मिला, अदरवाइज टेनेंट तो किराया दे चुका है, उसने तो अपनी जेब में से उतना पैसा निकाल के जमा करा दिया ना। तो ये है, ठीक है, अभी बता रहा हूं। ठीक है, चौथा ये है कि जो टेनेंट है ना, उसने मनी ऑर्डर से पैसा ना भेजा हो। जैसे कई बार क्या हो जाता है ना, टेनेंट ने क्या किया, मनी ऑर्डर से, अभी तो आजकल तो चलो बैंक का सिस्टम हो गया, तो मनी ऑर्डर से पैसा भेजा उसको, और अब बकायदा प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब था, डाकिए को वो घर नहीं मिला, या फिर घर पे गया तो घर बंद था और वो वापस आ गया। तो कानून कहता है किराएदार की तो कोई गलती नहीं है ना, उसने तो पैसा भेजा था, डाकिए को घर नहीं मिला या डाकिया घर पे गया तो आपका घर बंद था, इसलिए वो किराए का पैसा वापस आ गया। वहां पर कानून कहता है यहाँ पर इसकी कोई गलती नहीं है कि भाई हम बोल दें कि इसने डिफॉल्ट किया है, यहाँ पर किराएदार डिफॉल्टर नहीं है। तो अब ध्यान देना, दोबारा बता रहा हूं, ये तो चलो आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया ना, एक मिनट, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि भैया अगर किराएदार ने 4 महीने तक किराया नहीं पे किया तो उसको निकाल सकते हैं, पर इसके अंदर ये 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और चारों की चारों। पहला, लैंडलॉर्ड ने अपनी बैंक अकाउंट डिटेल बताई होनी चाहिए, तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना, लैंडलॉर्ड को बैंक अकाउंट डिटेल कैसे बतानी होती है। दूसरा, लैंडलॉर्ड ने 4 महीने का, मान लीजिए उसने किराया नहीं पे किया, तो 4 महीने के बाद उसे एक नोटिस भेजा होना चाहिए, और नोटिस भेजने के 30 दिन तक अगर किराएदार ने पैसा नहीं पे किया है तब उसको निकाल सकता है। तीसरा, जो किराएदार है ना, टेनेंट, अगर उसने अपना किराया रेंट अथॉरिटी को डिपॉजिट करा दिया, तब भी किराएदार ने अपना ड्यूटी फुलफिल कर दी। भाई हम किराएदार को कब कह रहे हैं कि भैया तूने किराया नहीं पे किया इसलिए तेरे को निकाल रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तू डिफॉल्टर है। मैंने किराए पे बैठा हूं, मैं किराया नहीं दे रहा हूं, तो मैं डिफॉल्टर हूं। पर मैंने किराया दिया, मैंने क्या किया, मैं मकान मालिक के पास गया, मकान मालिक कह रहा है कि आप आपका आज से किराया बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूँ सर आपने अपनी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, अब मैंने अभी किराए पे मकान लिया, आपने कहा था 1 साल बाद किराया बढ़ाएंगे, आप तो अभी वो कह रहे हैं मैंने तो बढ़ा दिया, मेरा मन आ गया। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसे थोड़ी होता, आप कह रहे हो कि किराया बढ़ा दिया, उसने किराया लेने से मना कर दिया, वो कह रहा है मैं तो उतना ही लूंगा जितनी बात हो रही है, वरना मैं तो नहीं लेता, मेरा मकान खाली कर दो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, डिस्प्यूट चलेगा, तब आगे के आगे देखेंगे। मैंने जाके पैसा किराया रेंट अथॉरिटी को जमा करा दी, भाई ऐसे ऐसे करके हमारा विवाद हो रखा है, तो जो किराया है वो मैं आपको जमा कराता रहूंगा, और जो भी हमारा विवाद का रिजल्ट होगा उसके हिसाब से आप इनको किराया दे देना। तो कानून कहता है यहाँ पर किराएदार की तो कोई गलती नहीं है कि भाई किराएदार किराया देने गया, लैंडलॉर्ड नहीं ले रहा है, या फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो आगे देखेंगे, पर किराएदार ने तो अपनी जेब से पैसा निकाल के दे दिया ना। हम किराएदार को डिफॉल्टर तब बोल सकते हैं जब किराएदार पैसा नहीं दे रहा है, जेब में रख के बैठा हुआ नहीं,
उसने अगर रेंट अथॉरिटी को भी जमा करा दिया तो जेब से पैसा निकाल दिया। तो अगर उसने रेंट अथॉरिटी को भी जमा करा दिया किराया, तो मतलब उसने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी। चौथा, अगर किराएदार ने मनी ऑर्डर के थ्रू पैसा भेजा था और वो मनी ऑर्डर प्रॉपरली एड्रेस था, प्रॉपरली मतलब उस पे जो डिटेल लिखी हुई थी किराएदार की, घर का पता, वो सब सही था, और मनी ऑर्डर वापस आ जाता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इतनी सी कहानी है। ठीक है, ये है आपकी 4 कंडीशन। तो चारों कंडीशन अच्छे से पढ़ना। ये पॉइंट अच्छा, इसमें प्री का क्वेश्चन ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन कि लैंडलॉर्ड कब एविक्ट कर सकता है, अगर उसने 4 महीने तक। एक। दूसरा, लैंडलॉर्ड को अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स कैसे बतानी होती है, या तो रेंट एग्रीमेंट से बताते या रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से बताते। अगर रेंट वाले ग्राउंड पर लैंडलॉर्ड को टेनेंट को एविक्ट करना है तो उसको नोटिस देके कितने दिन वेट करना होगा, 30 दिन वेट करना होगा। उसके बाद ये 4 कंडीशन। हाँ, ये मैंने ना इसको थोड़ा सिंपल किया, मैंने लैंडलॉर्ड की तरफ से आंसर लिखा है कि भाई लैंडलॉर्ड कहता है कि साहब इसने 4 महीने तक किराया नहीं दिया, तो उसके अंदर लैंडलॉर्ड को ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि भाई साहब मैंने तो बैंक अकाउंट डिटेल बता दी, साहब मैंने नोटिस भेजा था फिर भी इसने 30 दिन तक किराया नहीं दिया, साहब इसने रेंट अथॉरिटी को भी पैसा नहीं जमा करा रखा, साहब इसने मुझे मनी ऑर्डर से भी पैसा नहीं भेजा। अगर वो ये चारों कंडीशन फुलफिल करता है ना, तब वो मकान क्या कहते हैं किराएदार से वो मतलब बेदखली कर सकता है। अगर चारों, तो अपने ने लैंडलॉर्ड की तरफ से ये बात लिख दी। ये बात मैंने आपको इस तरह से इसलिए लिख दी है ताकि आपको समझने में, याद रखने में इजी हो जाए। लिखते टाइम तो आप अच्छे से लिख जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है ना। तो मैंने लैंडलॉर्ड की तरफ से लिखा कि लैंडलॉर्ड अगर रेंट ट्रिब्यूनल में जाता है कि साहब किराएदार ने 4 महीने तक किराया नहीं दिया है, इसको बाहर निकालो, तो वो चारों कंडीशन कि साहब मैंने बैंक अकाउंट बताया है मेरा, साहब मैंने इसको नोटिस भी भेजा है और इसने 30 दिन तक फिर भी नहीं पे किया, साहब इसने रेंट अथॉरिटी को पैसा नहीं जमा करा रखा, साहब इसने मनी ऑर्डर से भी कोई पैसा नहीं दिया है या मनी ऑर्डर भी नहीं भेजा है। अगर वो ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगा, तब जो कहते हैं रेंट ट्रिब्यूनल जो है उसको क्या कहते हैं किराएदार को निकाल देगा। तो ये चारों कंडीशन फुलफिल, और चारों की चारों, एक नहीं, चारों की चारों फुलफिल होनी चाहिए। यस, कोई भी डाउट कुछ भी अभी तक? चलो अब आते हैं टॉपिक पे। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई ये जो ग्राउंड्स वाली कहानी है ना, ये सेक्शन 9 के अंदर 10 के अंदर, ये सारे ग्राउंड आपको प्री पर्पस से नहीं देखने हैं। प्री पर्पस से मार्क कर लो ये वाला ग्राउंड, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किराया कितने समय तक ना दिया हो, नोटिस अगर देना है तो उसके बाद कितने समय वेट करना है, रेंट बैंक अकाउंट डिटेल कैसे डिस्क्लोज करनी होगी, ये कुछ एक बातें हैं जो ध्यान रख लेना। या ऐसे पूछ सकता है वो कि भाई अगर क्या कहते हैं जो टेनेंट है उसने रेंट अथॉरिटी को पैसा पे कर दिया, तो क्या उसको बाहर निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। तो ये प्री पर्पस से ये ग्राउंड इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्पस से तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्री पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। एक और बात, सिर्फ यही ग्राउंड मेंस में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है एग्जैक्टली कि भैया आपको बोल सकता है कि भैया एविक्शन ऑफ टेनेंट, किराएदार की बेदखली ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, कि उसने किराया नहीं पे किया, इसके बेस पे कब, कैसे, कब एविक्ट किया जा सकता है। तो आपको सिर्फ इतना ही पॉइंट लिखना है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है किराया, सारे ग्राउंड नहीं पूछ रहा। वो बोल रहा भैया अगर किराया नहीं पे किया तो कब और कैसे उसको निकाला जा सकता है। तो आप ये सारी बातें लिखोगे कि सेक्शन 9 में बताया गया ये जो भी, ठीक है। तो अब ध्यान देना। अब आ जाइए अगला ग्राउंड। तो रेंट वाली, अब छोटे छोटे ग्राउंड है, मोटे ज्यादातर ग्राउंड, ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड था जो काफी बड़ा और काफी थोड़ा अजीब सा था, अब छोटे छोटे से ग्राउंड है। अब आप लोग रिलैक्स कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। एक तो अपने ने वो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी पढ़ी, उसमें भी मुश्किल नहीं था लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, बस उसमें छोटी छोटी बातें ज्यादा थी, ठीक है। सेक्शन 9 भी मुश्किल नहीं है, बस इसमें ये जो रेंट वाला ग्राउंड है ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अजीब सा है। अब जितना भी है सब इजी होंगे,
आ जाओ चार देखते हैं। सबलेट क्या ग्राउंड है? सबलेट। ये क्या होता है सर? सबलेट मतलब उसने आगे किराए पे दे दिया, आपने किराएदार को दिया, उसने आगे किराए पर दे दिया। इसका क्या मतलब है? ये कहता है कि अगर जो टेनेंट है वो सबलेट कर देता है, सॉरी, बिना लैंडलॉर्ड की रिटर्न परमिशन के, तब वो उसको बेदखल कर सकता है। तो ध्यान दे देना, रेंट वाली प्रॉपर्टी सबलेट, सबलेट में क्या है? अगर किराएदार सबलेट कर देता है बिना परमिशन के, बिना परमिशन, विच मींस एक और बात बनती है कि लैंडलॉर्ड की परमिशन से वो आगे किराए पे दे सकता है, दे सकता है, पर अगर लैंडलॉर्ड की बिना परमिशन के देता है तब नहीं, तब वो किराएदार को निकाल सकता है। ठीक है। नुइसेंस, नुइसेंस में सिंपल सी बात है जी, किराएदार शोर शराबा मचाता है जी, तंग करता है जी, मोहल्ले वालों को तंग करता है जी, कुछ भी न्यूसेंस में जितनी भी चीजें आती हैं, उसने प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचा दिया, उसने शोर शराबा करता है, ऐसा कुछ। तो अगर किराएदार जो है, टेनेंट जो है न्यूसेंस क्रिएट करता है, तब उसको निकाला जा सकता है। डैमेज, अगर वो प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, डैमेज करता है प्रीमाइसिस को, अगर टेनेंट जो है प्रीमाइसिस को या फिर परिसर को डैमेज करता है, तो मैंने बोला ही था आपको कि भाई अब तो टॉपिक बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी सी बातें चलेंगी। अगर कहीं से कुछ प्री वाला होगा तो मैं अपने आप बता दूंगा, यहाँ से कुछ भी प्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, वो तो बहुत रेयर, कोई एग्जामिनर का पता नहीं क्या ही कुछ जच जाए, तो मैं कह नहीं सकता कि भाई वो बोल दे कि भाई ग्राउंड लिख दे आपके सामने क्वेश्चन में कि ये ग्राउंड है, उनमें से कोई एक आधा ऐसा ग्राउंड हो जो सेक्शन 9 में नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल कि भाई वो ग्राउंड लिख दे कि भाई किराएदार जो है अनमैरिड है और उसने बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के शादी कर ली, या फिर किराएदार जो है लिव इन में रह रहा है, तब क्या निकाल सकता है कि नहीं। तो ऐसी बातें सेक्शन 9 में तो नहीं लिखी हुई है ना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बोल दे तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। किराए वाले ग्राउंड से बन सकता है, उसमें से छोटी छोटी कई बातें हैं, ये तो आपके मेंस में लिखने के पूछ सकता है डायरेक्ट कि भाई एविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे में बताइए, उसके ग्राउंड लिखिए, फिर आपको ये सारी कहानी लिखनी है। ठीक है, तो अब ध्यान दे देते हैं, रेंट वाला ग्राउंड है। उसके बाद अगर वो सबलेट करता है, अगर वो न्यूसेंस करता है, अगर वो डैमेज करता है, 6 मंथ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से प्री का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक मिनट, अगर जो टेनेंट है वो प्रीमाइसिस को नहीं यूज कर रहा फॉर 6 months continuously for purpose for which let without sufficient ground। अब एक बार ध्यान देना, 6 महीना पर्पस सफिशिएंट, ये कहता है कि भैया ऐसा है, आपने किसी को घर किराए पर दिया, 6 महीने तक वो घर में आया ही नहीं, वो किराया दे रहा है आपको, ऐसा नहीं किराया दे रहा है, किराया नहीं दे रहा होता तो वो रेंट वाला ग्राउंड लगता है, वो किराया दे रहा है, आपका घर बंद पड़ा है, वो आ ही नहीं रहा, वो कह रहा है भाई मैं किराया दे रहा हूं ना, तो आप कहते हैं ऐसे नहीं होता भाई, अगर घर किराए पे लिया है तो या तो घर में रहो, नहीं तो मेरे को मेरा घर वापस दो। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज को यूज नहीं करोगे, बंद रहेगी, तब भी तो वो खराब ही होगी एक तरह से। तो कानून कहता है कि भैया अगर किराएदार जो है वो लगातार 6 महीने तक उस प्रीमाइसिस को नहीं यूज कर रहा है, तब भी आप उसको निकाल सकते हो। वैसे तो इसका मोटा मोटी मतलब यही है कि अगर वो उस प्रीमाइसिस को नहीं यूज करता लगातार 6 मंथ लगातार, विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड। विदाउट सफिशिएंट ग्राउंड का मतलब यहाँ क्या है कि भाई वो कह दे कि यार भाई साहब ऐसा है कि मैंने आपसे जगह तो किराए पे ली थी, पर मेरे घर में कोई दिक्कत हो गई है तो मुझे गांव जाना पड़ रहा है, तो 2-4 महीने तो मैं आऊंगा नहीं, वो 2-4 के 6-7-8 महीने हो गए, तो वो तो वहां कह सकता है कि भाई साहब मेरी कोई सफिशिएंट, मेरा कोई ग्राउंड है, कोई सफिशिएंट वजह है कि मेरे घर में कोई बीमार हो गया, कोई हादसा हो गया जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया, तो वहां पर तो कानून कहेगा भाई इसकी वजह है ना यूज करने की, अदरवाइज
अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को सिंपल सा कि अगर किराएदार प्रीमाइसेस को या प्रॉपर्टी को लगातार 6 महीने तक यूज नहीं करता है, उसको निकाल दिया जाएगा। आपसे प्री का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भाई कितने पीरियड तक लगातार अगर वो यूज ना करे तो टेनेंट को निकाला जा सकता है। 6 महीना। किराए के केस में है 4 महीना, ना यूज करने के केस में है 6 महीना। ये चीज ध्यान रख लेना। रेंट वाली प्रॉपर्टी सबले न्यूसेंस डैमेज फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब आ जाइए, हैव HAV अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ये क्या है जी? इंसानों के या लोगों के रहने के लिए वो घर अभी अनफिट हो गया। जैसे मान लो कोई घर है यार, वो बहुत 20-25 साल पुराना हो गया, अब वो मेंटेनेंस मांग रहा है, तो लैंडलॉर्ड कह रहा है कि किराएदार बैठा है वहां पे, उसको कह रहा है कि भाई खाली कर दे, मुझे मेंटेन करवाना है, छत्ते वत्ते कभी गिर जाएंगी, कुछ हो जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, तो आप खाली कर दो। वो खाली नहीं कर रहा, वो कह रहा है यार मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कोई घर और मिल नहीं रहा। तो कह रहा है यार कल को कोई हादसा हो गया, तुम तो मुझे पकड़ोगे कि तुमने ही घर दिया था, तुमने घर मेंटेन क्यों नहीं करवाया। तो यहां पर कानून बोलता है कि अगर जो लैंडलॉर्ड है उसको प्रेमाइसिस किस लिए चाहिए, प्रेमाइसिस को मेंटेन करने के लिए। क्यों चाहिए? क्योंकि प्रेमाइसिस जो है अनफिट हो चुकी है लोगों के रहने के लिए, रहने के लिए वो अनफिट हो चुकी है, तब वो कह सकता है, तब वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है और बोल सकता है कि साहब इसको बोलो खाली करे, सॉरी साहब इसको बोलो खाली करे। क्यों खाली करे? क्योंकि ये जो जगह है ये अनफिट हो चुकी है। वहां पर ट्रिब्यूनल बोल सकता है भैया खाली करो यार, इसको मेंटेन करनी है इस जगह को। तो अगर जो प्रीमाइसेस है वो अनफिट हो चुकी है लोगों के रहने के लिए, तब भी वो खाली करवा सकता है। इसमें इतना ध्यान रख लेना। ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग ये क्या है जी? एक्चुअली में तो इसका मतलब होता है अबेट ऑर्डर, खाली कीजिए, खाली करने का आदेश। ये क्या होता है? ऐसा होता है जी, कानून भी ना, हर घर की एक लिमिट होती है। भाई मान लो कोई घर है जिसमें 3 कमरे हैं और उस 3 कमरों में आपने 50 लोग रह रहे हैं, तो जमीन पे तो भार पड़ता है ना। तो किसी ने कंप्लेंट कर दी कि साहब छोटा सा घर है, 50-50 लोग रहते हैं, ठीक है, तो एक तरह से ओवर क्राउडिंग बोल दो, 50-50 लोग रह रहे हैं तो हेल्थ के हिसाब से बोल दो, ठीक है, तो वो सही नहीं है। तो वहां पर जो लोकल अथॉरिटी होती है, लोकल अथॉरिटी मान लीजिए नगर पालिका, नगर निगम, ये जो होती हैं, ये लोग ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई तुम लोग एक इस घर के अंदर 3 कमरे हैं तो 6-7-10 लोग रह सकते हो, तुम लोग 50-50 लोग रह रहे हो, ये नहीं, खाली करो इसको। तो उस केस के अंदर लैंडलॉर्ड जा सकता है ट्रिब्यूनल में। लैंडलॉर्ड कह सकता है कि साहब किराएदार जो हैं उस घर के अंदर 50 लोग रह रहे हैं, 3 कमरे हैं, 3 कमरों के अंदर 50 लोग रह रहे हैं, तो साहब इनको बोलो खाली करें। तो ये ग्राउंड क्या है? कब टेनेंट को, ये लैंडलॉर्ड भी जा सकता है इसमें और अथॉरिटी भी ऑर्डर कर सकती है नॉर्मली कि अगर जो है ओवर क्राउडिंग है तो अबेट का ऑर्डर होता है, खाली करने का आदेश, तब खाली करने का आदेश हो सकता है। तो एच में क्या है? अगर वो जो जगह है वो अनफिट हो चुकी है लोगों के रहने के लिए, तब खाली करवाया जा सकता है। ए में क्या है? अबेट। अबेट का मतलब क्या है कि अगर जो जगह है उसमें ओवर क्राउडिंग हो रखी है, तब खाली करने का आदेश हो सकता है। वैकेंट एरिया एक्वायर्ड, ये क्या है भाई? जो टेनेंट था ना, उसको जितनी जगह दी थी, मान लीजिए टेनेंट को ये एरिया दिया था और इस एरिया में टेनेंट का इतना हिस्सा था, बाकी ये सारी जगह खाली पड़ी थी, ये खाली थी। टेनेंट ने क्या किया? ये खाली जगह पे भी रहने लग गया, इस खाली जगह पे भी मान लीजिए यूज करने लग गया। वैकेंट को एक्वायर्ड का मतलब यूज करने लग गया बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के। तो वहां पर कानून बोलता है कि भैया खाली करवा सकते हैं तुमसे, तुमको जितनी जगह दी गई थी तुम उतने में रहोगे। जो जगह तुम्हारे को नहीं दी गई थी और तुम यूज कर रहे हो वो भी बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के, तब तुमको खाली करवा सकते हैं जो तुम्हारे को जगह किराए पे दी गई है। तो यहां पर क्या है? वैकेंट। अगर जो टेनेंट है वो खाली एरिया को एक्वायर करता है या यूज करता है बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के, उस केस के अंदर भी उससे खाली करवाया जा सकता है। 7-8। अब एक बार ध्यान देते हैं। 6 महीने वाला एक पार्ट था अपना, जिसके अपने ने बढ़ा कि रेंट वाली प्रॉपर्टी, रेंट 4 महीना, सबलेट
बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के अगर सबलेट करता है, ठीक है, रेंट वाली प्रॉपर्टी सबलेट, न्यूसेंस कमिट करता है, प्रॉपर्टी पे शोर शराबा, लोगों को तंग करना, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, डैमेज करता है, ठीक है, रेंट वाली प्रॉपर्टी सबलेट हुई, न्यूसेंस कमिट किया, डैमेज कमिट किया, और 6 महीने तक प्रॉपर्टी को लगातार, एक रेंट वाला ग्राउंड प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और 6 महीने वाला ग्राउंड प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए HAVES, एच के अंदर क्या है, ह्यूमन हैबिटेशन, अगर वो जगह लोगों के रहने के लिए अब फिट नहीं है तब खाली करवाई जा सकती है, वो लैंडलॉर्ड भी जा सकता है और अथॉरिटी भी ऑर्डर कर सकती है। अगर वहां पर ए मींस अबेट ऑर्डर, अबेट ऑर्डर मतलब खाली करने का आदेश ओवर क्राउडिंग के केस के अंदर, तो लैंडलॉर्ड भी जा सकता है और अथॉरिटी भी ऑर्डर कर सकती है। वी मतलब टेनेंट अगर जो है खाली एरिया को एक्वायर कर लेता है या यूज करता है वैकेंट एरिया को, जिसको अपने वैकेंट एरिया को एक्वायर करना या यूज करना बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के, तब उससे खाली करवाया जा सकता है। एंड देन इज ई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ये क्या है, जगह जो है लिख देता हूं इसमें, जो टेनेंट था वाज एम्प्लॉय ऑफ लैंडलॉर्ड premises for residential purpose now not employee। ये क्या कहता है कि भैया ऐसा है, जो किराएदार था ना वो लैंडलॉर्ड के पास काम करता था, और क्योंकि वो उसके पास काम करता था इसलिए उसको रहने के लिए वो जगह दी गई थी। तो यहां पर कानून बोलता है कि भैया ऐसा है कि टेनेंट क्योंकि एम्प्लॉय था इसलिए रहने की जगह दी गई थी, तो अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो रहने की जगह भी आपके पास नहीं रहेगी। भाई मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए रहने की जगह रखती है, अब आप कंपनी छोड़ दोगे तो आपको रहने की जगह भी छोड़नी पड़ेगी। यही कंसेप्ट यहाँ है कि भैया जो किराएदार था वो लैंडलॉर्ड का एम्प्लॉय था, और जो कि वो एम्प्लॉय था इसी वजह से उसको रहने की जगह दी गई थी, एम्प्लॉय था और रहने की जगह। अब अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो आप इसको भी खाली करो। ये है ई। एंड देन इज एस सुटेबल एकोमोडेशन। गिवन टू टेनेंट, ये क्या है, ये कहता है कि भैया अगर लैंडलॉर्ड आके ये कहता है ना कि साहब मैं इससे ये जगह खाली करवाना चाहता हूँ, दूसरी जगह दे रहा हूं इसको, वहां भी खाली करवाया जा सकता है। तो ये इस ग्राउंड पे आपसे ऑर्डर राइटिंग आ सकती है कि लैंडलॉर्ड के पास कई बार क्या होता है ना, कोई ग्राउंड नहीं होता, तो वो कहता है कि यार मेरे को जगह चाहिए, तो वो उसको ऐसे बोल रहा है कि ऐसा है भैया कि अब वैसे तो कोई ग्राउंड है नहीं, तो वो क्या करता है पिटीशन डाल के बोलता है कि साहब मैं इसको दूसरी जगह दे रहा हूँ, लगभग सेम जगह है, सेम एरिया है, सेम कंडीशन है, तो वहां पर भी लैंड ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है। तो वहां पर ये मत सोच लेना आप ये ऑर्डर नहीं हो सकता, आपकी इच्छा है, आप ऑर्डर करना चाहो तो कर देना चाहिए। तो अब ध्यान दे देना। ई मींस एम्प्लॉय, अगर टेनेंट को जगह क्यों दी गई थी, क्योंकि वो एम्प्लॉय था लैंडलॉर्ड का, और अगर अब वो एम्प्लॉय नहीं रहा जगह खाली करेगा। एस मींस सूटेबल प्रीमाइसेस, अगर लैंडलॉर्ड उसको जो भी किराया दे जगह दे रखी है उसके एवज में कोई दूसरी जगह दे रहा है, तब भी वो टेनेंट को जगह खाली करने को कहा जा सकता है। अब आ जाइए रिक्वायर्ड, required, have required title, required, landlord need premises for own use। ये क्या है, कानून कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड को जगह खुद के लिए चाहिए तब वो खाली करवा सकता है, उसको कोई ग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है। वो कह सकता है कि साहब मेरे को मेरे रहने के लिए चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए चाहिए, या फिर मेरी फैमिली के लिए चाहिए, मेरे बच्चे के रहने के लिए चाहिए, मेरे बच्चों के बिजनेस के लिए, मेरे कोई बच्चा है वो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है किसी शहर में, आपका बच्चा बाहर से पढ़ के आता है, ठीक है, उसको बिजनेस करना है, आप कहते हो भाई वहां पे जाके वो अपनी जगह है वहां पर कर लो, आपने वहां पे किसी को किराए पे दे रखी है, आप खाली करवा सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, उसको बोलना है कि भैया मेरे को जगह चाहिए, अब मेरे लिए मतलब खुद के लिए चाहिए, खाली करो, उसको खाली करनी पड़ेगी। तो ये क्या बोलता है कि अगर लैंडलॉर्ड को जगह खुद के लिए चाहिए या अपनी फैमिली मेंबर के यूज के लिए चाहिए, वो खाली करवा सकता है। बस यहाँ कंडीशन ध्यान रखना, अगर लैंडलॉर्ड खाली करवाता है 3 साल तक रेंट पे नहीं दे सकता। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्री का कि क्या लैंडलॉर्ड
खुद के लिए जगह खाली करवा सकता है, करवा सकता है। और अगर ऐसा करता है तो क्या वो दोबारा किसी और को किराए पर दे सकता है? नहीं, 3 साल तक वो किसी को किराए पर नहीं दे सकता, 3 साल तक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर लैंडलॉर्ड किसी अपने पर ये बोलता है किस ग्राउंड पे कि भैया मुझे खुद के लिए चाहिए और जगह खाली करवाता है, 3 साल तक वो किराए पर नहीं दे सकता। रिक्वायर्ड क्या पॉइंट पिछला कितना हो गया था? 8 9 10 11 अब आ जाइए, अब तो छोटे मोटे हैं। रिक्वायर्ड टाइटल, टाइटल में क्या है? टेनेंट जो है वो डिनाई कर देता है टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड। ये क्या है? ये कहता है कि भाई अगर मान लीजिए जो किराएदार है ना, वो मना कर देता है, वो कहता है किराएदार जो मकान मालिक है वो इस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है, या किराएदार कह देता है कि मैं खुद मालिक हूं। अगर ऐसी कोई बातें करने लग जाता है तो वो खाली करवा सकता है। तो डिनाइल टाइटल का मतलब क्या है? या तो किराएदार कहने लग जाए मैं खुद मालिक हूं, या वो ये बोल दे कि लैंडलॉर्ड मालिक नहीं है, या वो बोल दे कि मालिक तो कोई और है। अगर ऐसी कोई बातें बोलने लग जाए, वो ऐसी कोई भी हरकत करने लग जाए जिसका इफेक्ट ये आ रहा हो कि लैंडलॉर्ड के टाइटल को नुकसान हो सकता है, लैंडलॉर्ड के मालिकाना हक को नुकसान हो सकता है, वो खाली करवा सकता है। टेनेंट जो है वो बोलता है कि प्रॉपर्टी तो तुम्हारी है ही नहीं, प्रॉपर्टी तो किसी और की है। कुछ भी ऐसी हरकतें करने लग जाए, लोगों को बोलने लग जाए कि प्रॉपर्टी तो मेरी खुद की है, लोगों को बोलने लग जाए कि जो लैंडलॉर्ड है वो मालिक नहीं है, मालिक तो कोई और है, ऐसा कुछ भी करने लग जाए, वहां पर खाली करवाया जा सकता है। तो रिक्वायर्ड टाइटल कंस्ट्रक्शन, अगर टेनेंट प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करता है जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर देता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो पेंट करवा रहा है तो आप बोल दोगे अरे पेंट कैसे करवा लिया, वो एक कमरा बनवा रहा है तो आप बोल दो अरे कमरा, सर वो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है ना उससे। तो एक कमरा बन रहा है तो मतलब प्रॉपर्टी के अंदर 3 कमरे थे तो अब 4 कमरे हो गए, अच्छी बात ही है। वो वहां पर मान लीजिए कोई खाली जगह पे गैरेज बना रहा है तो अच्छी चीज ही है। पर अगर वो कुछ ऐसा करता है जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, कोई मान लीजिए कुछ भी कोई दीवार बनी हुई थी, उस दीवार को तोड़ के उसने कुछ और बना दिया जिससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बोल दो, प्रॉपर्टी की लुक बोल दो, डिमिनिश होती है, तब खाली करवा सकते हो। कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी पे नेगेटिव इफेक्ट कराए, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी को फायदा दे रही है वो नहीं, जो प्रॉपर्टी का वैल्यू कम करे। ये हो गया। एंड देन इज यूजेज, यूजेज तो हैव रिक्वायर्ड टाइटल फॉर कंस्ट्रक्शन हो गया। हाँ ठीक है, यूजेज जो ये बोलता है कि भैया प्रीमाइसेस उसने ली थी फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, रहने के लिए, फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, और अब वो उसको यूज कर रहा है फॉर कमर्शियल पर्पस। अब ध्यान देना, इस पॉइंट पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये नहीं कह रहा कि अगर कमर्शियल के लिए लिया था और रेजिडेंशियल यूज कर रहा है तो तब कानून कुछ नहीं बोलता। कानून कहता है अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लिया था और कमर्शियली यूज कर रहा है तब निकाल सकते हो आप उसको। तो अब एक बार ध्यान दे देना, कोई भी डाउट कुछ भी रहे आप पूछ लेना। अब अपने आते हैं इसके रिवीजन पे। सेक्शन 9 जो बात करता है कि भैया, अच्छा एक पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट लिख लेना। एक तो ये लिख लेना कि भाई ये जो सेक्शन 9 है ये हर केस में लगता है। आप प्रीमाइसेस को रेजिडेंशियल पर्पस से दे रहे हो, आप प्रीमाइसेस को कमर्शियल पर्पस से दे रहे हो, आप प्रीमाइसेस को किसी भी पर्पस से दे रहे हो। एंड सेक्शन 9 की जो आप पेटिशन डालोगे वो आप किसको डालोगे? रेंट ट्रिब्यूनल को। मतलब सेक्शन 9 में ऑर्डर कौन करता है? रेंट ट्रिब्यूनल। ये 2 बातें ध्यान दे देना। अब आ जाइए सेक्शन 9 जो बात करता है एविक्शन ऑफ टेनेंट, जिसके अंदर मोटा मोटी 14 ग्राउंड है। सबसे पहला रेंट, जो इंपॉर्टेंट ग्राउंड है प्री पर्पस से। रेंट वाला जो ग्राउंड है उसमें यह है कि अगर किराएदार ने 4 महीने तक रेंट नहीं पे किया तो उसको निकाला जा सकता है। उसकी ये 4 कंडीशन है, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद सारी ट्रिक्स की कहानी है, ध्यान रख लेना। रेंट वाली प्रॉपर्टी सबलेट, सबलेट में क्या है? अगर टेनेंट जो है प्रॉपर्टी को आगे सबलेट करता है बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के, सबलेट, न्यूसेंस, शोर शराबा, लोगों को तंग करना, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है किसी भी तरह से। 6 महीना प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगर जो टेनेंट है वो प्रॉपर्टी को, प्रीमाइसेस को लगातार 6 महीने तक लगातार अगर यूज नहीं करता है
तब उसको खाली करवाया जा सकता है। देन HAV, दूसरा पार्ट HAV, H मतलब ह्यूमन हैबिटेशन, अनफिट हो चुकी है, अगर वो प्रॉपर्टी लोगों के रहने के लिए अनफिट है, खाली करवाई जा सकती है। A मीन्स अबेट, अबेट मतलब खाली करो, ओवर क्राउडिंग हो रखी है तब खाली करवाई जा सकती है। V मीन्स वैकेंट, अगर वो खाली जगह को एक्वायर कर लेता है बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के, तब उससे जगह खाली करवाई जा सकती है। देन एम्प्लॉई, जो टेनेंट है क्योंकि वो लैंडलॉर्ड का एम्प्लॉय था इसलिए उसको जगह दी गई थी, और अगर वो अब वो एम्प्लॉय नहीं रहा तब खाली कर ली जाएगी। अगर जो टेनेंट लैंडलॉर्ड है वो उसको सूटेबल प्रीमाइसेस देने को तैयार है कि भैया मैं तुमको और कोई दूसरी जगह देने को तैयार हूं, तब भी उसके खाली करवाई जा सकती है। देन उसके बाद रिक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट है प्री पर्पज से, कि अगर लैंडलॉर्ड को प्रीमाइसेस खुद के लिए या अपनी फैमिली मेंबर के लिए यूज के लिए चाहिए तो खाली करवा सकता है, और अगर वो ऐसा खाली करवाता है तो 3 साल तक वो प्रॉपर्टी को किराए पर नहीं दे सकता। टाइटल, अगर जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड के टाइटल को डिनाई करता है, कैसे बोलता है कि टेनेंट बोलता है मैं खुद मालिक हूं, ये बोलता है कि लैंडलॉर्ड मालिक नहीं है, या ये बोलता है कोई और बंदा मालिक है, तब खाली करवाया जा सकता है। अगर टेनेंट कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन करता है प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, वैल्यू कम करता है, तब खाली करवाया जा सकता है। अगर जो है टेनेंट को प्रॉपर्टी दी गई थी रेजिडेंशियल पर्पज से और वो उसको यूज करता है कमर्शियल पर्पज के लिए, तब उससे खाली करवाया जा सकता है। ये कुछ एक मोटा मोटी तौर पर बातें हैं। कोई भी डाउट कुछ भी, सेक्शन 9 में ऑर्डर कौन करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल पेटिशन किसको डालेगी, रेंट ट्रिब्यूनल को सेक्शन 9 हर तरह की प्रीमाइसेस को लगता है, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस हो चाहे कमर्शियल पर्पस। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का अब आप पूछ सकते हो। नहीं, वैकेंट करवा सकते हैं, ये तो अपने ने अभी बात की ना, ये ग्राउंड है, चाहे एग्रीमेंट है तब क्या हो गया, एग्रीमेंट भले ही है, ऑब्वियस लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है, मतलब एज पर लॉ तो यही कहा जाता है कि एग्रीमेंट होता है, पर अगर टेनेंट इनमें से कोई गलती कर रहा है तब खाली करवाया जा सकता है। यही तो अपने पढ़ रहे हैं कि चाहे एग्रीमेंट है पर अगर टेनेंट इनमें से कोई भी गलती कर रहा है तब खाली करवाया जा सकता है। ठीक है, तो प्री के हिसाब से इसका एक तो ये रेंट वाला ग्राउंड अच्छे से पढ़ लेना, वो 6 महीने वाला ग्राउंड अच्छे से पढ़ लेना, और यूजेज वाला, ये 3 देख लेना। हाँ जी, बिल्कुल खाली करवाया जा सकता है अगर इनमें से कोई भी ग्राउंड है तो। दो सिचुएशन होती हैं खाली करवाने की, एक है सेक्शन 9, एक है सेक्शन 10। सेक्शन 9 अपने पढ़ चुके हैं, सेक्शन 10 अपने कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, नहीं देखो ऐसा होता है ना भाई, मान लो कनुप्रिया आपने और मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ, मैंने आपसे घर किराए पे लिया, ठीक है, ठीक है, मैंने आपसे घर किराए पे लिया। अब देखो एग्रीमेंट में बातें होती हैं, कई चीजें लिखी जाती हैं। अब मान लो मैंने घर आपसे किराए पर 11 महीने के लिया और मैं तो आपके घर को नुकसान पहुंचा रहा हूं, तब तो आप खाली करवा सकते हो ना। मैंने 11 महीने के लिए किराए पे लिया, मैं रेंट पे ही नहीं कर रहा, उसके बाद मैं उसके बाद रेंट नहीं पे कर रहा कि जाओ कर लो क्या कर सकते हो, तो ये तो आपका नुकसान हुआ ना। मैं घर किराए पर लिया, उसके बाद क्या हो गया कि वहां पर मान लीजिए किसी भी तरह से अभी भारत पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है, तो एक ऑर्डर आ गया सरकार का, सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जितने भी लोग किराए पर रह रहे हैं घर खाली करके जाएं, खाली करें। अब तो खाली करना पड़ेगा ना, सरकार का ऑर्डर है कि भैया यहाँ थोड़ा सिक्योरिटी रीजन से जितने भी लोग किराए पर रह रहे हैं सब खाली करके जाएं। तो 11 महीने का एग्रीमेंट होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपसे खाली नहीं करवाया जा सकता। मैं अगर कोई गलती कर रहा हूं तब तो खाली करवा सकता है ना मकान मालिक।
हाँ जी, बिल्कुल लीव कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ यार, लैंड रेवेन्यू के ना आपके वैसे तो मोटे-मोटे 110-20 तक नोट्स बन चुके हैं, बट ना वो नोट्स की थोड़ी ड्राफ्टिंग ना अभी भी इतनी सिंपल नहीं हुई है कि आप लोग पढ़ते ही बहुत ईज़िली समझ जाओ। जैसे लेक्चर सिंपल है ना, वैसे तो हार्डली 1 आधा दिन आपको और लगेगा। आपको नोट्स मिल जाएँगे लगभग, नहीं तो 110 या 20 सेक्शन तक के नोट्स होंगे वो। 106, 120, 141 तक, हाँ, ऐसे कुछ होंगे, ठीक है? वो थोड़े सिंपल ड्राफ्टिंग के अंदर कि आप लोग वो नोट्स पढ़ो तो पढ़ते ही आपको काफ़ी चीज़ें बहुत ईज़िली समझ आए, है ना? तो 1 आधा दिन आपको और लगेगा और आपको लगभग, नहीं तो मेरे हिसाब से शायद 120 तक के नोट्स मिल जाएँगे आपको। तो 1 दिन और वेट कर लो, क्योंकि वो ना नोट्स तो हैं बट उसकी ड्राफ्टिंग अभी भी वैसी सी है, लाइक जैसे बेयर एक्ट है ना, तो वैसी सी है, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, मोटा-मोटी सेम सी बात है। तो ये है। कि आपको पता रहे कि जैसे अपील पढ़ना है तो उसमें सिंपल है। जैसे नोट्स में आप देखोगे कि भाई सिंपल है कि भाई अपील को लेकर ये सेक्शन है। मान लो सेक्शन 74 से चालू होता है तो 74 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये अपील की बात करते हैं, फिर उनकी हेडिंग हो गई, फिर उसके बाद टॉपिक, ताकि आपको अगर अपील पढ़ना है तो आपने उतना पढ़ लिया, अब आपको पता है कि यार अपील के इतने-इतने हैं, तो आपके दिमाग में चीज़ें ईज़िली हो जाएँगी। तो इस हिसाब से ड्राफ्टिंग थोड़ी-सी कर रहे हैं उसकी, तो वो जैसे ही हो जाएगा, 1 आधा दिन और लगेगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा नहीं था भाई थोड़ा-सा इतना अजीब-सा हो जाएगा, बट सच में लैंड रेवेन्यू एक्ट को थोड़ा ड्राफ्ट नोट्स इसके ड्राफ्ट करने थोड़े से मेहनत लग रही है। ओके, तो 1 आधा दिन वेट कर लो। अब मुस्लिम लॉ मैं पढ़ाऊँगा, मैंने जैसे क्लास में पहले ही बताया कि ये वाली जो मुस्लिम लॉ, अच्छा हम बात करनी भूल गए ना, ये वाली जो क्लास है ना मुस्लिम लॉ की क्लास कर लो आप लोग। रीज़न बता रहा हूँ कि भाई अपने पढ़ेंगे, पर ऐसा है ना कि अभी जो ये राजस्थान वाला एग्ज़ाम है, इसका कुछ पता नहीं है एग्ज़ाम कब आ जाए। तो इसलिए मेरे को ये है कि भाई जो फैकल्टी है वो पढ़ा रही है ठीक-ठाक, ऐसा नहीं बहुत बुरा पढ़ा रहे हैं, ठीक-ठाक पढ़ा रहे हैं, तो कर लो, ठीक है? अगले महीने, हाँ, अगले महीने जब अपने पढ़ेंगे ना, मतलब अगले महीने जब अपने क्लासेस करेंगे, तब अपने वहाँ से फिर मुस्लिम लॉ चालू कर लेंगे, अपने थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। भाई मैं भी थोड़ा रिलैक्स रहूँगा कि आप लोगों को नहीं पढ़ाया, आप लोगों ने पहले इतना पढ़ लिया, जो लोग राजस्थान जुडिशरी देने वाले हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, कि इतना पढ़ा हुआ है कि उनको आता है कि राजस्थान जुडिशरी के हिसाब से उन्होंने एक बार पढ़ लिया है। तो ये है। इसलिए थोड़ा मुझे है। नहीं, हाँ, मैंने आज की क्लास की थी। क्लास इतनी बुरी नहीं है, सही बात बताऊँ तो अच्छा पढ़ा रहे हैं फर्स्ट टाइमर के हिसाब से। फर्स्ट टाइमर के हिसाब से अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं ये बोल दूँ कि नहीं पढ़ा रहे हैं। है ना? बट फिर भी मैं करवा दूँगा आपको क्लास, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, क्योंकि ऐसा है ना कि कई बच्चे हैं जिनका ना थोड़ा-सा जिनको थोड़ा साथ में ना हिंदी और कह सकते हैं भाई हिंदी बोल दो और साथ में थोड़ा-सा बहुत चीज़ों को सिंपल लेकर चलना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा-सा है, वो मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मुझे ये है कि भई आपका पेपर ना आ जाए, इसलिए मेरे को ये है कि जो एक फैमिली लॉ है जिसको लेकर सभी का है, तो एट लीस्ट वो आपका जल्दी खत्म हो जाए। मैम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आज की क्लास मैंने की है। ओके, नोट्स का है, नोट्स भी आपको मिल जाएँगे। बस मेन तो 2-4 सब्जेक्ट की नोट्स बाकी हैं, जैसे मान लो फैमिली लॉ मान लो, या नए वाले माइनर लॉज़ मान लो, इन्हीं के हैं, उसके अलावा तो आपके सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप सारे नोट्स देख सकते हो। और विद टाइम हार्डली, मान लीजिए अगर बहुत ही अपने लेकर चलें तो 2-3 महीने के अंदर-अंदर आपके सारे नोट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सब के नोट्स ऑलमोस्ट बन चुके होंगे। ज़्यादातर के तो बन चुके हैं, ऑलमोस्ट बन चुके होंगे बस। फिर क्या, फिर ना नोट्स की टेंशन, क्लास होगी, नोट्स आपके पास होंगे, क्लास होगी, नोट्स को आप साथ-साथ रेफर करते जाना। ठीक है? क्लास होगी, ऐसा नहीं है कि फैमिली लॉ की क्लास ये हुई है तो उसके बाद क्लास नहीं होगी, क्लास होगी। और क्या क्या टाइम इश्यू क्या आ रहा है कनुप्रिया, प्लीज़ बता दो क्या टाइम इश्यू आ रहा है? यार आरजेएस को लेकर कुछ नहीं पता यार, पता नहीं अब क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं जी नए वाले सीजीआई आएँगे, वो देखेंगे। अब वो नए वाले आएँगे, वो कब देखेंगे, क्या करेंगे? गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये। ओके, ऐसा है क्या? कितने बजे क्लास होती है? 11 बजे क्लास होती है ना? 11 बजे क्लास होती है ना? तो आप 11 बजे वाली क्लास क्यों नहीं कर पा रहे?
मैम तो एक साथ क्लास ले लेंगे 3 घंटे की, आप लोगों से नहीं लाई जाएगी, क्योंकि वो पढ़ाने वाला तो फिर भी बीच में बोलता रहता है तो बोर नहीं होता। 3 घंटा बैठा नहीं जाएगा, बहुत बहुत लंबी क्लास हो जाएगी 3 घंटे की। ऐसा कर लेते हैं, जितना मैम से बात हुई है 15 तारीख तक है, ठीक है। उसके बाद मैम का बच्चा है, उनकी वो छुट्टियां हो जाएंगी स्कूलों वाली। फिर उसके बाद क्लास का जो है टाइम थोड़ा जल्दी आगे पीछे करवा के फिर करवा लेंगे, ठीक है। अभी आप ऐसा कर लो कि एक क्लास कर लो अभी, और एक क्लास कर लिया करो शाम को, या फिर ऐसा किया करो जो अभी वाली क्लास है जो हुई है उसकी रिकॉर्डिंग देख लिया करो। जैसे अभी आपको जब टाइम मिलता है ना, तब रिकॉर्डिंग देख लिया करो शाम वाली क्लास में, चाहे सुबह के क्लास के डाउट पूछ लिया करो। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी के लिए कनुप्रिया, कि जैसे सुबह 11 बजे क्लास खत्म होती है, ठीक है, 11 से 12:30 1 तक क्लास चलती है, ठीक है। तो आप शायद 1 या 1:30 बजे जब भी फ्री होते हो उसके बाद वो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देख लिया करो, और उसके बाद शाम वाली क्लास में अगर आपको कोई डाउट हो तो सुबह वाली क्लास में पूछ लिया करो। हिंदू लो, हाँ हिंदू लो कर दो भाई, मैंने तो मैम को कह रखा है। क्लास टाइम पे हो जाएगी, क्लास टाइम पे हो जाएगी ना। थोड़ा सा नए फैकल्टी हैं यार, भाई देखो, मैंने भी जब शुरू शुरू में पढ़ाया था तो मैं भी बहुत ऐसे ब्लंडर होते थे। नए हैं तो यार, नहीं एक बार इतना फ्लो बना होता, कहते ना भाई, कोई आदमी नया काम चालू करता है तो नहीं एक बार याद रहता, कई बार ऐसा होता कि यही नहीं याद होता कि अरे यार 11 बजे क्लास थी, तो हो जाता है कोई छोटी मोटी गलती यार, है ना। तो क्लास वैसे मैम को आज कह दिया गया है, तो ऐसा कुछ ब्लंडर होगा नहीं, सही हो जाएगा 1-2 दिन में। मुझे नहीं लगता, जिस हिसाब से मैम इम्प्रूव कर रहे हैं, कि 1-2 दिन में तो अच्छा खासा फ्लो बना जाएंगे, है ना। 15 तारीख से कनुप्रिया अपने ऐसा कर लेंगे, 15 तारीख के बाद मैम के बच्चे की छुट्टी हो जाएगी, तो अगर रहा तो अपने टाइम को जो है आगे पीछे करवा लेंगे, ठीक है। हिंदू लॉ देखो भाई, मैंने तो मैम के उस पे छोड़ दिया है, आप लोग और मैम पे छोड़ दिया है, क्योंकि फैमिली लॉ के लिए मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया कि भैया आपको फैमिली लॉ अभी पढ़ाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ इसी वजह से। क्योंकि अभी क्या है, आप लोग के नोट्स, क्योंकि मुझे मेन फोकस है आप लोग के नोट्स, और आप लोगों का जो ऐसे सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपके थोड़े मुश्किल है, जैसे राजस्थान रेंट हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, मुझे ये पढ़ाना है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। क्योंकि नया बैच तो ठीक है 1 जून का है, अगर उसको लेट भी करना हो तो लेट भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो तो नया बैच है, बिल्कुल ही बच्चे फ्रेश होंगे उसमें तो, है ना। तो ये है, तो मुझे मेन आपका टारगेट है कि आपके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएं, जो आप बहुत इजीली पढ़ लो। राजस्थान रेंट, ये जो अजीब अजीब सब्जेक्ट है उनके, और जो अजीब अजीब जो आपके टफ सब्जेक्ट है वो आपके पूरे हो जाए। तो इस वजह से है, और बाकी मैंने आप पे और मैम पे छोड़ रखा है, आपको हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ जैसे जैसे आप दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन बने वैसे पढ़ लो, है ना। मैंने तो हालांकि शुरू में यही बोला था कि भैया आप एक मुस्लिम लो एक हिंदू लो पढ़ा लो, उन्होंने कहा सर मैं 1-2 दिन पढ़ाती हूँ, फिर बच्चों से बात करके जैसा रहेगा। तो अब आप लोग कह रहे हो तो मैं उनको कह दूंगा कि मैम हिंदू लो चालू कर लो साथ में। ठीक है, अब उसमें फायदा भी ये हो जाएगा कि अगर कोई एक बच्चा जो है जो सुबह वाली क्लास नहीं कर पाता ना, इन केस, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, तो उससे क्या है, शाम वाली क्लास अगर आप लाइव करोगे तो आपका ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ नया सा चल रहा है, या कुछ कुछ ऐसा नहीं है ना। तो अगर कोई मुस्लिम लोग की लाइव नहीं कर पा रहा तो मुस्लिम लोग की रिकॉर्डिंग देख लेगा, हिंदू लोग की लाइव कर लेगा, तो वो हो जाएगा। डिक्टेशन को लेकर देखो, सच्ची बात बताऊं तो मैंने ही मैम को थोड़ा मना किया है कि मैम आप क्लास में बहुत ज्यादा डिक्टेट ना करिए। एक ही रीजन है कि मैं ये चाहता हूँ कि चीजें एक बार मुस्लिम लो और हिंदू लो जो है ना, कि आपको पढ़ना क्या है और उसमें जो बातें हैं वो आपको फटाफट पता लग जाए। नोट्स तो चलो फिर भी ठीक है भाई, थोड़ा टाइम भी लगेगा, मान लो मैम बना देंगी या हमको डिक्टेट करवा देंगी तो हम उसको नोट्स बना देंगे। बट आप मेरे को ये है कि ऐसा ना हो कि डिक्टेशन के चक्कर में थोड़ी सी क्लास लेंदी हो जाएगी, जो चीज 40-45 दिनों में खत्म होनी है वो 2-2.5 महीने पे ना चला जाए बस। कोई बात नहीं, मैम ने वैसे ही आज भी कह दिया, तो कल से शायद आपका हिंदू लॉ भी साथ में चालू हो जाएगा, तो आपका मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ दोनों चालू हो जाएगा। शाम में हिंदू लॉ, सुबह में मुस्लिम लॉ, आप लोग ऐसे कर लेना, ठीक है। ये बेटर रहेगा आप लोग के लिए।
चलो अब क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी 4:30 बजे क्लास है भाई, आराम आराम कर लो जो आपको करना है, और फिर आपकी मुस्लिम लॉ की क्लास है, ठीक है। बाकी कल से मैम से बात कर लेते हैं, मुस्लिम लॉ हिंदू लॉ दोनों चल पड़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू फॉर द क्लास।